गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो 24 सितंबर 2020 है और 24 सितंबर 2020 में कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का जो उपविषय है इतिहास की वर्कशीट नंबर 35 है। देखो हम जो पढ़ रहे थे अभी तक, लास्ट में आपने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद जो था किस तरह से स्टार्ट हुआ था और कैसे कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद फैला था। ठीक है, यानी कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी और किस तरह से जो राष्ट्रवाद था वो पूरे यूरोप में फैल गया था। और आगे हम इस वीडियो में ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद था वो किस तरह से पैदा हुआ। देखो, अगर ब्रिटेन की बात करें तो जो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का जो इतिहास है वो शेष यूरोप की तुलना में किसी क्रांति का परिणाम नहीं है। यानी कि जो ब्रिटेन का राष्ट्रवाद है किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं है, बल्कि अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। यानी कि लंबी चलने वाली प्रक्रिया का यह एक नमूना है। कुछ जो इतिहासकार ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप के लिए राष्ट्र के आंगल के रूप में देखते हैं। यानी कि जो राष्ट्र में आंगल है, यानी कि जो इंग्लैंड है उसके रूप में इसे देखते हैं। यानी कि अगर इंग्लैंड है तो ही राष्ट्रवाद है। ठीक है, 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। अगर 18वीं शताब्दी से पहले की बात की जाए तो ये जो था एक राष्ट्र राज्य नहीं था, बल्कि यहाँ पर क्या था, अलग अलग जो थी जनजातियाँ निवास करती थी, जैसे कि अंग्रेज हो गए, वेल्स हो गए, स्कॉट हो गए, आयरिश हो गई। ये जो जनजातियाँ थी ये यहाँ पर निवास करती थी और इनकी जो थी अलग अलग संस्कृति थी और अपनी अलग अलग राजनीतिक परंपराएं थी। ठीक है, और जैसे जैसे क्या हुआ, इंग्लैंड के पास धन संपदा आई। क्योंकि उसने क्या किया हुआ था, देखेंगे कि आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति के विस्तार के साथ साथ किया अन्य राष्ट्रों के ऊपर और द्वीपों समूह जो थे उनके ऊपर अपना विस्तार आरंभ किया। यानी कि दूसरे देशों के ऊपर और द्वीपों के ऊपर अपना कब्जा जमाना स्टार्ट किया। और जैसे ही इसने अपना कब्जा जमाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा धन संपदा शक्ति में वृद्धि हो गई और उसने द्वीप समूह और अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी हो गया। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो आगे देखते हैं कि 1688 में संसद ने राजतंत्र की शक्ति से छीन लिया। यानी कि 1688 में क्या किया, जो आंगल था यानी कि इंग्लैंड की जो संसद थी उसने एक लंबे टकराव के बाद और संघर्ष के बाद 1688 में जो राजतंत्र था, यानी कि पहले वहाँ पर राजतंत्र था, उससे उस शक्ति को छीन लिया और इस संसद के माध्यम से ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद इसी के कारण जो संसद थी उसी के कारण क्या हुआ, यहाँ पर राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। और फिर क्या हुआ कि 1707 में यानी कि 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर, यानी कि इंग्लैंड के किसके साथ किसको मिला दिया, स्कॉटलैंड को मिला दिया। यहाँ पर स्कॉट जनजाति निवास करती थी स्कॉटलैंड में, उसको मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन की अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन क्या है, तो वो है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर क्या बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का निर्माण किया गया। फिर क्या हुआ, 1798 आते आते में हुए असफल विद्रोह के बाद, यानी कि असफल विद्रोह हुआ और यानी कि जो विरोध हो रहा था वो सफल नहीं हो पा रहा। कहाँ पर, आयरलैंड में एक विरोध हो रहा था, क्या, स्वतंत्र होने के लिए, लेकिन ये जो विरोध था वो सफल नहीं हो पाया और असफल विरोध के बाद 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। यानी कि यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में अब कौन कौन हो गए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ठीक है, ये 3 देश जो थे वो अब बन गए। ठीक है, अब क्या किया गया और एक नए ब्रिटेन के प्रतीक यानी कि एक नया प्रतीक बनाया गया, चिन्ह को खूब बढ़ावा दिया गया। यानी कि इन सभी के लिए एक चिन्ह बनाया गया और एक प्रतीक बनाया गया। अब देखो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब हम यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, ब्रिटेन में हमने राष्ट्र राज्य को देखा कि किस तरह से राष्ट्र राज्य ब्रिटेन जो था किस तरह से राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अब हम यूनान के बारे में देखते हैं कि जो यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष है इसकी हम चर्चा करते हैं। देखो, अगर यूनान की बात करें तो जो यूनान है वो एक यूरोप के महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और अगर ऑटोमन साम्राज्य की बात करें, पहले हम पढ़ लेते हैं। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी में था। यानी कि यूनान जो था 15वीं शताब्दी में किसका हिस्सा था, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और जो ऑटोमन साम्राज्य है वह तुर्की में स्थित था। ठीक है, यानी कि तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी और उसने यूनान को अपने अधीन कर लिया था और निरंकुशता से शासन करता था। यानी कि जो ऑटोमन साम्राज्य था वह यूनान के ऊपर बहुत ज़्यादा निरंकुशता से अत्याचार के रूप में शासन करता था
ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि अब हमने पढ़ा था कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई 1789 में फ्रांस में, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था, जो कब स्टार्ट हुई थी, 1789 में स्टार्ट हुई थी। के उदय ने यूनान लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति की उत्पत्ति हुई थी, वैसे ही क्या हुआ, जैसे फ्रांस का जो प्रभाव था वो पूरे यूरोप में पड़ने लगा और पूरे यूरोप के जो देश थे जो किसी न किसी साम्राज्य के अधीन थे, वो अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करने लगे। उनके अंतर्गत भी राष्ट्रवाद की धारणा उत्पन्न होने लगी। ठीक है। तो यूनान के जो लोग थे, यूनान के लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया गया। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता की जो भावना थी उसे बढ़ाया गया, बढ़ावा मिला। यानी कि फ्रांस की क्रांति के साथ ही जो यूनान के लोग थे उनके मन में भी स्वतंत्रता की भावना आने लगी और 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, 1821 से ही वहाँ पर क्या हुआ, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष स्टार्ट हो गया और यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। यानी कि जो यूनान के लोग थे उनका तो समर्थन मिला ही मिला, बल्कि जो पश्चिमी यूरोप था उसका भी उन्हें समर्थन मिला कि वो आप अपने देश को आज़ाद करा लीजिए। जो विभिन्न कवि थे, कलाकार थे, विभिन्न कवि और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जनता का जनमत संग्रह किया और उसके साथ साथ कवियों ने और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, एक अंग्रेज के कवि थे, अंग्रेजी के कवि लॉर्ड वायरन ने धनराशि एकत्रित की और वे युद्ध के लिए गए। यानी कि धनराशि एकत्रित की, पैसे इकट्ठे किए और क्या हुआ, फिर युद्ध के लिए भी गए और जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। यानी कि कुस्तुतुनिया की एक संधि हुई जिसके बाद क्या हुआ, यूनान को ऑटोमन साम्राज्य से मुक्ति मिल गई और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया 1832 में। ठीक है, देखो हमने पढ़ा यूनान के बारे में, जो ऑटोमन साम्राज्य से जिसने क्या की, स्वतंत्रता हासिल की। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में। यानी कि राष्ट्रवाद जो एक साझा पहचान होती है किसी व्यक्ति की किसी राष्ट्र में, और साम्राज्यवाद का अर्थ है कि जो दूसरा कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर जो आधिपत्य कर लेता है उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे इंग्लैंड का भारत के ऊपर आधिपत्य था। ठीक है, देखो अगर देखें हम, जो बाल्कन है वो भौगोलिक एक क्षेत्र है यूरोप में। ये भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। यानी कि यहाँ पर भौगोलिक भी विभिन्नता थी बहुत सारी और निर्जातीय रूप से भी विभिन्नता थी, जिसमें आधुनिक रोमानिया, अगर हम आज की बात करें इसमें बाल्कन क्षेत्र में क्या कौन कौन स्थित था, तो जो आज का रोमानिया है, बल्गारिया है, अल्बेनिया है, ग्रीस है, मकदूनिया है, क्रोएशिया है, स्लोवाकिया है, सर्बिया है। ये जो आज के देश हैं ये सब किस में शामिल थे उस समय पर, ये सब बाल्कन क्षेत्र में शामिल थे। ठीक है, इन क्षेत्रों में रहने वाले जो मूल निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता था, इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी को स्वाल कहा जाता था। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यानी कि बाल्कन क्षेत्र के एक बहुत बड़े हिस्से पर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। ठीक है, बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटजनक हो गई थी। अब क्या हुआ था कि बाल्कन जो राज्य था उसमें रोमानी राष्ट्रवाद का फैलाव हो गया था और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफी विस्फोटजनक हो गई। यानी कि ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होने लगा था और जो रोमानी यानी कि ऑटोमन जो साम्राज्य था उसने जो अपना आधिपत्य किया हुआ था उनके बीच में भी विघटन होने लगा था और जो रोमानी था, रोमानियों में भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा होने लगी थी। अब क्या हुआ था, एक के बाद एक उनके अधीन जो यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी थी। यानी कि ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो भी यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी उनके चंगुल से निकलकर, यानी कि उनके चंगुल से निकलने के बाद अपने आप को उन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। ठीक है, जैसे जैसे विभिन्न स्वाल राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। यानी कि जो क्षेत्र थे बाल्कन में वो अपने आप को धीरे धीरे से स्वतंत्र करने लगे। तो क्या हुआ, जो बाल्कन क्षेत्र था वो गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था।
यानी कि जो बाल्कन प्रदेश था जब अपने आप को स्वतंत्र कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को कब्जाने की कोशिश कर रहा था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य टकराव और प्रतिस्पर्धा हो रही थी। यानी कि जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, महाशक्तियाँ, जैसे कि ब्रिटेन हो गया या अमेरिका हो गया, ये सब क्या कर रही थी, इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी, जिससे यह समस्या गहरी चली गई और वह जिस कारण वहाँ विभिन्न युद्ध हुए, यानी कि बहुत सारे युद्ध हुए और जिसका परिणाम यह जो इसी क्षेत्र का परिणाम था, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध ने रूप ले लिया। इसी परिणाम से प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम पहले इसमें क्वेश्चन दिए गए 4, अब हम इन्हें देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो देखते हैं, यदि आप कभी लॉर्ड वायरन होते, यदि आप कभी लॉर्ड वायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्र संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। देखो, हमने देखा था ना कि यूनान के क्षेत्र में क्या किया था, जो कवि अंग्रेजी कवि लॉर्ड वायरन थे, उन्होंने क्या कराई थी, बहुत सारी धनराशि एकत्रित की थी, वह युद्ध के लिए भी गए थे और उन्होंने 1824 में बुखार हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। हमने यहाँ पे देखा था कि विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यदि आप कवि होते तो और आप क्या क्या कर सकते थे, आप क्या करते, जनता को जागरूक करते, उसके लिए आप कविताएं लिखते, उन्हें एकत्रित करके उन्हें समझाने की प्रयास करते, उन्हें मोटिवेट करते। ठीक है, ये सब आप कर सकते थे। अगर आपके जो भी विचार हैं आप इस आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न दूसरा देखें तो ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, विवेचन कीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन जो था वो किसी भी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। बताया था कि ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद का इतिहास था वो शेष यूरोप की तुलना में किसी क्रांति का परिणाम नहीं अपितु क्या था, एक लंबी प्रक्रिया का नमूना था। कुछ इतिहासकार तो ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप के लिए राष्ट्रवाद के आंगल के रूप में देखते हैं। यहाँ अंग्रेज, वेल्फ, स्कॉट, आयरिश आदि जो जनजातियाँ थी वो निवास करती थी और इनकी क्या थी, अलग अलग संस्कृति थी, राजनीति की समस्याएं थी। ठीक है, जैसे जैसे जो थी इंग्लैंड की धन शक्ति में वृद्धि हुई, वैसे वैसे उसने क्या किया, अपने आसपास के राष्ट्र और द्वीप समूह पर अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, यानी क्या था, यहाँ पे किसी प्रकार की उथल पुथल या क्रांति नहीं हुई, बल्कि एक लंबे समय से जो प्रक्रिया चली आ रही थी, जो लोग एक साथ थे उन्हें अपने आप में आपस में मिला लिया। ठीक है, प्रश्न अगर थर्ड देखें तो बाल्कन राष्ट्र की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बाल्कन था भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नता वाला क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्मेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों के जो मूल निवासी थे उन्हें स्वाल कहा जाता था और बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। और जो बाल्कन राज्य था वहाँ पर क्या हो गया था, रोमानी जो राष्ट्रवाद था उसका फैलाव हुआ और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोटजनक हो गई, यानी कि रोमानी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होने लगी, जिससे ऑटोमन साम्राज्य का धीरे धीरे विनाश होने लगा। 1789 के पश्चात जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो उस क्रांति के पश्चात जो राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी राष्ट्रवाद के संघर्ष और बाल्कन राज्य में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। मैंने आपको बताया था और हमने ये पढ़ा भी था कि फ्रांस की जो क्रांति थी वो केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। यानी कि हमने पढ़ा था कि अगर फ्रांस में कोई छींकता है तो उसका प्रभाव जो था केवल फ्रांस में नहीं पड़ता, बल्कि पूरे यूरोप को वह प्रभावित कर देता है। इसी तरह जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका जो राष्ट्रवाद की जो उदय हुआ था वहाँ पर, उसी उदय के कारण क्या हुआ था, जो यूनानी ऑटोमन साम्राज्य का जो हिस्सा था वहाँ पर भी क्रांति, यूनान का जो हिस्सा था जो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, यहाँ पर भी इसी कारण से क्रांति हुई। और जो बाल्कन क्षेत्र था जो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, यहाँ पर भी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर यहाँ पर भी ऑटोमन साम्राज्य से उससे दुखी होकर यहाँ पर भी लोगों ने जो रोमानी राष्ट्रवाद था इसकी उत्पत्ति हुई और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। ठीक है, ये 4 प्रश्न थे, मैंने थोड़े बहुत समझा दिए और आपको अपनी समझ से लिखने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा की कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ा और किस तरह से फ्रांस की क्रांति का पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ गया। आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।